नमस्कार। 30 जनवरी 2026। आज जब हम बॉलीवुड की खबरों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक ही बाजार में दो बिल्कुल अलग अलग दुकानें चल रही हैं। हाँ, एक तरफ तो करोड़ों के पटाखे बिक रहे हैं जोर शोर से, और दूसरी तरफ कोई कोने में बहुत खूबसूरत हाथ से बनी कोई चीज बेच रहा है चुपचाप। और कमाल ये है कि खरीदार दोनों जगह हैं। बिल्कुल। हमारे सामने जो इंडिया रिव्यू के लेख हैं वो इसी उलझन को पकड़ते हैं। एक तरफ आज की तारीख की धड़कन है, बॉक्स ऑफिस, ओटीटी पर क्या हो रहा है, इंडस्ट्री के अंदर क्या बहस चल रही है। और फिर एक लेख हमें सीधा उठाकर ले जाता है 1968 में। हाँ, जहाँ सिनेमा की रफ्तार, उसकी भाषा, मतलब सब कुछ बिल्कुल अलग था। तो आज का मकसद यही है कि इन सब बिखरी हुई तस्वीरों को जोड़ा जाए। क्या आज के बॉलीवुड की पहचान उन 320 करोड़ के नंबरों से है या उस खामोशी से जो विजय सेतुपति की एक बिना डायलॉग वाली फिल्म में है। चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले जो चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा वो है ये बॉक्स ऑफिस का महासंग्राम। बॉर्डर 2 बनाम मर्दानी 3। हाँ, एक तरफ बॉर्डर जैसी फिल्म का सीक्वल जो पहले से ही एक इमोशनल कनेक्ट लेकर आती है, और दूसरी तरफ मर्दानी का तीसरा पार्ट। ये तो वाकई एक क्लैश है। आंकड़े तो एक तरफा कहानी बता रहे हैं, मतलब बॉर्डर 2 एक सुनामी की तरह आई है। 8 दिनों में 320 करोड़। 320 करोड़, ये कोई मजाक नहीं है। और स्टार कास्ट देखिए, सनी देओल के साथ वरुण धवन, आहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, मतलब सितारों की पूरी बारात है। बिल्कुल। और इसके सामने रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 को देखिए, समीक्षकों ने तो सराहा है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उसकी शुरुआत काफी ठंडी रही। हालांकि एक छोटी सी राहत की बात यह है कि मर्दानी 2 से थोड़ा बेहतर कर पाई है, पर बस थोड़ा सा। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ कंटेंट की लड़ाई है या फिर ये उस माहौल की भी लड़ाई है जो बॉर्डर 2 जैसी बड़ी फिल्म अपने आसपास बना लेती है। ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ दो फिल्मों की टक्कर नहीं है। नहीं है। ये दो तरह की सोच की टक्कर है। बॉर्डर 2 उस फॉर्मूले पर बनी है जो दशकों से हिट रहा है। हाँ, देशभक्ति, बड़ा एक्शन, मल्टी स्टारर कास्ट, एक सेफ बेट है। जबकि मर्दानी 3 एक महिला केंद्रित कॉप ड्रामा है जो एक मुद्दे पर बात करती है। और इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है, द क्विंट के एक रिव्यू ने मर्दानी 3 को पितृसत्ता पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहा है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? अरे ये तो काफी सख्त टिप्पणी है ना? मतलब कि फिल्म कहानी कहने के बजाय लेक्चर दे रही थी। शायद यही मतलब है। जब आप दर्शकों को कहानी में डुबोने के बजाय बस पॉइंट्स गिनाने लगते हैं तो वो जुड़ाव कहीं ना कहीं टूट जाता है। सिनेमा एक क्लासरूम बन जाता है। बिल्कुल, और दर्शक शायद बोर होने लगते हैं। तो हो सकता है एक तरफ बॉर्डर 2 का तूफान था और दूसरी तरफ मर्दानी 3 दर्शकों को उस तरह से कहानी में खींच ही नहीं पाई। और एक तरफ थिएटर में ये बड़ा स्पेक्टिकल चल रहा है, लेकिन एक दूसरी दुनिया है जहां दर्शक कहानी की बारीकियों को पकड़ रहे हैं, और वो है ओटीटी। हाँ, और कमाल देखिए, यहीं पर धुरंधर को लेकर एक बिल्कुल अलग किस्म की बहस छिड़ गई है। हाँ, ये फिल्म थिएटर में तो कामयाब रही, पर जैसे ही नेटफ्लिक्स पे आई, एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया सेंसरशिप को लेकर। और ये बहुत अजीब बात है। वही तो मैं सोच रहा था, मतलब आप थिएटर में जाके A-रेटेड फिल्म देख सकते हैं, लेकिन अपने घर में नेटफ्लिक्स पर, जहां आपके पास हर तरह का पेरेंटल कंट्रोल है, हाँ, वहां आपको एक संस्कारी वर्जन परोसा जा रहा है। ये तो उल्टी गंगा बहने जैसी बात हो गई। बिल्कुल। खबरें कह रही हैं कि डायलॉग म्यूट कर दिए, गालियां हटा दी, और कुछ काटा भी है। करीब 10 मिनट का हिस्सा ही उड़ा दिया। 10 मिनट? पर क्यों? और यही सवाल सब पूछ रहे हैं। ओटीटी को तो हमेशा से क्रिएटिव फ्रीडम का नया मैदान माना गया था। सही बात है। एक ऐसी जगह जहां फिल्म मेकर बिना किसी दबाव के अपनी बात कह सकते हैं। तो फिर ये सेंसरशिप क्या इशारा कर रही है? क्या ये प्लेटफॉर्म्स किसी दबाव में है, या फिर वो खुद ही जरूरत से ज्यादा सतर्क हो रहे हैं? हो सकता है। वजह जो भी हो, ये खतरनाक शुरुआत है। लेकिन इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो है। ओटीटी पर आने के बाद ही रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के काम की तारीफ मतलब आसमान छू रही है। हाँ, लोग लिख रहे हैं कि ये उनके करियर की पीक परफॉर्मेंस है। ऐसा क्यों? मतलब थिएटर में क्यों नहीं दिखा ये सब? और देखिए, ये ओटीटी की खूबसूरती है। सोचिए, जब आप घर पर हेडफोन लगाकर बिना किसी शोर शराबे की फिल्म देखते हैं। हाँ, ध्यान नहीं भटकता। बिल्कुल, आपका ध्यान सीधा किरदारों की आंखों पर, उनकी आवाज के उतार चढ़ाव पर जाता है। थिएटर का अनुभव बड़ा होता है, सामूहिक होता है। ओटीटी का अनुभव निजी और गहरा होता है। शायद इसीलिए दर्शक अब उन बारीकियों को पकड़ पा रहे हैं जो थिएटर के बड़े पर्दे पर शायद मिस हो जाती हैं। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर दो उल्टी चीजें हो रही हैं। हाँ, सेंसरशिप का खतरा भी है और अभिनय को गहराई से सराहने का मौका भी।
इंडस्ट्री में ये जो अलग अलग नजरिए की बात है, ये सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल एक और बहस छिड़ी हुई है, जहां हर कोई इंडस्ट्री को अपने अपने चश्मे से देख रहा है। शुरुआत हुई ए.आर. रहमान के एक बयान से। हाँ, उन्होंने बॉलीवुड में सांप्रदायिक पूर्वाग्रह मतलब मजहब को लेकर भेदभाव की बात कहे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान था। बहुत बड़ा। लेकिन इस पर संगीतकार अमाल मलिक का जो जवाब आया, उसमें बहस को एक नया ही मोड़ दे दिया। हाँ, अमाल मलिक ने उस बहस को एक बिल्कुल नया एंगल दे दिया। रहमान धर्म की बात कर रहे थे और मलिक उसे सीधे सीधे कैंप और लॉबी की लड़ाई पर ले आए। उन्होंने कहा कि ये सांप्रदायिक मामला नहीं है, ये तो समस्या का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली मुद्दा क्या है उनके हिसाब से? असली मुद्दा है म्यूजिक लेबल्स का अपना एक गिरोह। वो सिर्फ अपने कलाकारों को ही मौका देते हैं। अच्छा। बाहर से चाहे जितना भी टैलेंटेड इंसान आ जाए, उसके लिए दरवाजे बंद हैं। और यहाँ पर दो बिल्कुल अलग सच्चाइयां टकरा रही हैं। बिल्कुल। रहमान का अनुभव उनके नजरिए से सच हो सकता है, लेकिन अमाल मलिक उस सिस्टम की बात कर रहे हैं जो कई सालों से म्यूजिक इंडस्ट्री को चला रहा है। ये इनसाइडर बनाम आउटसाइडर की लड़ाई है। ये टैलेंट की नहीं, बल्कि पहुंच और नेटवर्क की लड़ाई है। एकदम। और फिर इस बहस में रानी मुखर्जी भी शामिल हुई, जिनका नजरिया इन दोनों से एकदम अलग था। उन्होंने तो कहा कि बॉलीवुड सबसे धर्मनिरपेक्ष जगह है जहां सिर्फ काबिलियत मायने रखती है। आप देखिए, एक ही इंडस्ट्री के बारे में 3 इतने बड़े कलाकारों के 3 इतने अलग अनुभव। ये कैसे मुमकिन है? यही तो इस इंडस्ट्री की पहेली है। देखिए, रानी मुखर्जी का अनुभव भी गलत नहीं है। हमारी इंडस्ट्री ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरी पड़ी है जहां धर्म, जाति, शहर इन सब से ऊपर उठकर सिर्फ टैलेंट को पूजा गया है। सही बात है। लेकिन अमाल मलिक का अनुभव भी तो सच है, जहां गुटबाजी की वजह से अच्छे काम करने वालों को काम नहीं मिलता। असल में ये दिखाता है कि इंडस्ट्री किसी एक के लिए कुछ और है और दूसरे के लिए कुछ और। किसी के लिए मौकों का खुला आसमान है, तो किसी के लिए बंद दरवाजों का एक किला। ये सारी बातें सुनकर बॉक्स ऑफिस का दबाव, सेंसरशिप का डर, अंदरूनी गुटबाजी, मन में एक सवाल उठता है कि क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? और तभी हमारे स्रोत हमें 50 साल से भी ज्यादा पीछे ले जाते हैं। 1968 की फिल्म मेरे हुजूर की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जिसकी रफ्तार आज से बहुत बहुत अलग थी। राजकुमार, माला सिन्हा और जीतेंद्र। और लखनऊ की वो नवाबी तहजीब। कहानी एक लव ट्रायंगल की थी, लेकिन उसे कहने का अंदाज बहुत शायराना था। और उसका संगीत, शंकर जयकिशन का संगीत और मन्ना डे की आवाज में झनक झनक तोरी बाजे पाए लिया। वो गाना आज भी सुनकर लगता है कि वक्त ठहर गया है। बिल्कुल। और वो उर्दू से सजे डायलॉग्स, आज वैसी भाषा कहाँ सुनने को मिलती है। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है कि उस वक्त ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली थी। और यहीं पर आज और कल का सबसे बड़ा फर्क दिखता है। कैसे? सिर्फ कहानी कहने का तरीका नहीं बदला, बल्कि सिनेमा का मकसद ही बदल गया है। मतलब? मेरे हुजूर के दौर में शायद सिनेमा एक कला थी जो तहजीब और शायरी से फुर्सत में बतियाती थी। अगर वो पहले हफ्ते नहीं भी चली तो कोई बात नहीं, वो लोगों के दिलों में धीरे धीरे अपनी जगह बना लेगी। बिल्कुल। आज के मल्टीप्लेक्स के दौर में सिनेमा एक प्रोडक्ट है जिसे पहले वीकेंड में ही अपनी लागत वसूलनी है। ये 32 करोड़ की कमाई सिर्फ बॉर्डर 2 की सफलता नहीं है, हाँ, बल्कि इस नए बिजनेस मॉडल की सफलता है। हाँ, स्टारडम का मतलब भी तो कितना बदल गया है। हाँ। उस दौर में राजकुमार थे जिनकी पहचान ही उनकी आवाज थी। हाँ, लोग सिर्फ उनके डायलॉग सुनने थिएटर जाते थे। और आज के दौर के स्टार्स हैं जैसे सलमान खान, जिनके बारे में एक प्रोड्यूसर ने हाल ही में मजाक में कहा कि वो चिड़ियाघर के शेर बन गए हैं, जबकि पहले जंगल के शेर हुआ करते थे। हाँ, मतलब उनका पब्लिक से जो सीधा कनेक्शन था वो अब थोड़ा कम हो गया है। बिल्कुल। पहले स्टार एक रहस्य हुआ करते थे, अब वो एक ब्रांड है। उनकी हर हरकत, हर पोस्ट, सब कुछ मैनेज किया जाता है। तो ये बदलाव हर स्तर पर आया है, कहानी में, बिजनेस में और स्टारडम में भी। और आज के बॉलीवुड की यही खासियत है, एक ही वक्त में कई बिल्कुल उल्टी चीजें होती हैं। जैसे एक तरफ आलिया भट्ट कह रही हैं कि मां बनने के बाद प्राइवेसी की इतनी चिंता होती है कि कभी-कभी सोशल मीडिया छोड़ने का मन करता है। सोचिए, एक स्टार जो अपने काम के लिए पूरी तरह से पब्लिक की नजरों पर निर्भर है, वो उन्हीं नजरों से बचना भी चाहता है। और दूसरी तरफ प्रियंका चोपड़ा, एस.एस. राजामौली और महेश बाबू की बड़ी फिल्म वाराणसी की घोषणा हो रही है, जिसका पूरा प्रचार ही सोशल मीडिया के बस पे चलेगा। एक भागना चाहता है, दूसरा उसे ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना रहा है। और एक तरफ ये खामोशी है, तो दूसरी तरफ शाहरुख खान की किंग में 50 करोड़ रुपए का सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस शूट हो रहा है। 50 करोड़? मतलब जितने में शायद गांधी टॉक्स जैसी 10 फिल्में बन जाए। सही में। और यही आज के बॉलीवुड की सबसे बड़ी पहेली है।
इंडस्ट्री को पता है कि दर्शक अच्छी कहानी चाहते हैं, जैसा कि गांधी टॉक्स की सफलता दिखाती है। लेकिन वो आज भी सबसे बड़ा दांव तमाशे पर ही लगा रही है। वो एक ही साथ दो नावों पर पैर रखने की कोशिश कर रही है, एक कला की नाव पर और दूसरी सिर्फ और सिर्फ स्पेक्टिकल की। ये इंडस्ट्री इस वक्त थोड़ी कंफ्यूज्ड लग रही है। तो आज हमने देखा कि बॉलीवुड की दुनिया में एक ही दिन में क्या कुछ नहीं हो रहा। 320 करोड़ की कमाई है, सेंसर की कैंची है, इंडस्ट्री के अंदर की बहसें हैं, 50 साल पुरानी एक भूली बिसरी फिल्म की याद है, और 50 करोड़ का एक एक्शन सीन भी है। ये एक ऐसी तस्वीर है जो एक साथ बहुत भव्य भी है और बहुत उलझी हुई भी। आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। क्या? हमने रानी मुखर्जी की बात सुनी जो कहती हैं कि यहाँ सिर्फ टैलेंट चलता है। फिर हमने अमाल मलिक की बात सुनी जो सिस्टम की खामियों और बंद दरवाजों की शिकायत करते हैं। हाँ। हमने मेरे हुजूर का जिक्र किया जो रिलीज के वक्त तो फ्लॉप थी पर आज क्लासिक है। तो सोचने वाली बात यह है कि सफलता का असली पैमाना क्या है? हाँ, मतलब क्या वो पहले वीकेंड की बॉक्स ऑफिस कमाई है जिसे आज हर कोई पूज रहा है, या वो कहानी है जो 50 साल बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहे, मेरे हुजूर की तरह? बिल्कुल। और क्या आज के इस भागते हुए दौर में ये दोनों चीजें एक साथ पाना, क्या ये मुमकिन भी है? हेडलाइन से हार्ट बीट्स तक आप सुन रहे थे बॉलीवुड डाइव इन फ्रॉम indiareview.com। कहानियों के बीच फिर मुलाकात होगी।